अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता ईद मुबारक सारे दोस्तों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद है आपकी ईद खैर खैरियत से गुजरी होगी। गर्मी खासी थी और आपने गोश्त पे थोड़ा परहेज़ किया होगा। मुज़म्मिल की मैं एक पोस्ट देख रहा सैयद मुज़म्मिल शाह का। उन्होंने कहा था कि मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि 8000 लोग जो हैं वो लाहौर के अस्पतालों में एडमिट हैं ईद के दौरान, क्योंकि गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से। और इनफैक्ट उसमें उन्होंने एक जुमला फरमाया था जो मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त है कि अक्सर गधे या गोश्त खाते खाते जब असली गोश्त खाते हैं तो पेट में तकलीफ़ बानी जाती है। ईद के मौके के ऊपर हम लोग एक बहुत बेहुदा चीज़ करते हैं कि बस हम फट जाते हैं और गुब्बारे की तरह फूल के हम वापस आते हैं और इतना खा लेते हैं। ईद का कतन ये मकसद नहीं है। बहरहाल उम्मीद है फिर भी आपकी ईद ठीक गुजरी होगी, क्योंकि मुल्क की ठीक नहीं गुजरी। मुल्क की मईशत की तो बिल्कुल ही ठीक नहीं गुजरी। आज आपको पता है 10 तारीख है और बजट प्रेजेंट होना है। फिर 2 दिन असम्बलियों में छुट्टी होनी है, उसके बाद बजट पे एक बहस होनी है। फेडरल बजट के आने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद प्रोविंशियल बजट्स आते हैं। तो इस पूरे महीने के अंदर जिसमें हम हैं, बजट के ऊपर बहस मुबाहिसा और उसके अफेक्ट्स फ़ील होने हैं। मुबैना तौर पे जो बजट के अंदर चीज़ें हैं वो ख़ासी ख़तरनाक हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है इकॉनमी को इमीडिएट रिलीफ देने के लिए। सब कुछ लॉन्ग टर्म के नाम पे हमें प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत लॉन्ग टर्म हमें कोई इसमें सोल्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा। उस पर हम इंशाल्लाह एक अलहदा सीरीज़ बनाएंगे जो अगले चंद दिनों में आप देखते रहेंगे। फ़िलहाल जिस खबर से हम शुरू करेंगे वो ये है, जो प्लानिंग कमीशन ने अपना फेलियर एक्सेप्ट किया है कि जो सरकारी पॉलिसीज़ और डिसीजंस थे फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, उन्होंने 13.5% मेजर क्रॉप्स में रिडक्शन किया है 2024 से 25 के फिस्कल साल में। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 100 यूनिट मेजर क्रॉप्स में आपकी गंदम, चावल, कॉटन ये चीज़ें आती हैं प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसमें से 13.5 यूनिट कम प्रोड्यूस हुए हैं। उसकी वजह जो सबसे पहले सामने आती है वो है मिनिमम कंट्रोल प्राइस जो गवर्नमेंट सेट करती थी। सरकार ने इसको ख़त्म किया था एज IMF शर्त, और इसके जो अफेक्ट्स हुए हैं वो डेवस्टेटिंग है। इसकी वजह से इस साल 2025 से 26 का जो फिस्कल ईयर है, आपको बहुत सारी एग्री की चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़े क्योंकि मुल्क के अंदर शॉर्टफॉल है। इसके ऊपर नुक्ता ने भी एक स्टोरी की थी जहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि कितनी गंदम का नुकसान हुआ है सरकार की तरफ से। 2.5 अरब माहवार गंदम की मेंटेनेंस का दिया जा रहा होता है स्टोरेज यूनिट में सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। ओवरऑल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है अराउंड एग्रीकल्चर वो इंतहाई कमज़ोर था, उसको हमने पिछले 2 साल में और तबाह कर दिया। आपके सामने कुछ चीज़ें मैं रखना चाहूँगा इसी हवाले से। 2025 के फिस्कल ईयर में जो 24 से 25 होता है, उसमें कॉटन 30.7% डिक्लाइन हुई है, यानी उसकी पैदावार कॉटन की 30.7% डिक्लाइन हुई है। मेज़ की 15.4% डिक्लाइन हुई है। शुगर केन की 3.9% डिक्लाइन हुआ है। चावल की 1.4 और गंदम जो हमारा स्टेपल डाइट है उसकी 8.9% डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है किसान ये लगाना नहीं चाह रहा, उसको प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा, और जिन किसानों ने लगाई हुई है, क्योंकि आपकी यूरिया और एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स इतने महंगे हो गए हैं, क्योंकि इन कंपनीज़ में बताना चाहूँगा जो आपके एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट लाइक यूरिया फर्टिलाइज़र बनाते हैं, इन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट शो किए। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज जाके देखें तो बेपनाह इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, लेकिन इन्होंने अपनी चीज़ें इतनी महंगी कर दी हैं कि आम किसान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी पैदावार गिर गई है। तो ना तो सिर्फ किसान ये प्रोडक्ट्स लगा नहीं रहा जो आपकी मुल्क के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि उनकी पैदावार भी साथ साथ गिर रही है। कॉटन जिनिंग की जो कमी हुई है वो 19% हुई है 2024 से 25 में। हालांकि 23 से 24 जो उससे पिछला साल था 47% इंक्रीज़ हुआ था। यानी कि एक इंडस्ट्री एक साल चल रही है और अगले साल सरकारी पॉलिसी से ठप हो रही है। और ये कौन एडमिट कर रहा है? प्लानिंग कमीशन एडमिट कर रहा है, यानी सरकारी डिपार्टमेंट एडमिट कर रहा है कि जनाब साढ़े कुल खच वज गई। अब ये जो एग्री है इसको आप हल्के में ना लें। हम जो शहरों में रहते हैं हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। आपकी मेजॉरिटी लेबर फोर्स इधर एम्प्लॉयड होती है, यानी कि जब आप पाकिस्तान 25-26 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो इसका मोर देन 60% जो वर्क फोर्स है वो एग्री में एम्प्लॉयड होती है। तो अगर एग्री सेक्टर में 13.5% की रिडक्शन आई है तो एम्प्लॉयमेंट में भी रिडक्शन आई है। उसकी वजह से आपका जो बर्डन है शहरों पे वो इंक्रीज़ कर गया है। पूछे कैसे? जब आपका एग्री सेक्टर बैठना शुरू होता है तो आपकी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है। ज़ाहिर है अगर एक बंदे को काम नहीं मिल रहा अपने गांव में, देहाती इलाकों में, खेतों में, तो वो शहरों की तरफ रुख करते हैं। उसकी वजह से शहरों के अंदर लेबर फोर्स इंक्रीज़ करती है, शहरों के वसाइल पे इंक्रीज़ होता है, बर्डन बनता है और वहाँ भी नुकसानात होते हैं। और अगर आप शहर के लेबरर्स की बात करेंगे तो मैं एक बहुत दुख भरी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा।
और इसको थोड़ा सा आप जिगरा बड़ा करके सुनिएगा। अहमद एक बच्चा था 12 साल का, ये जो जुमा गुजरा है ईद से पहले, वो एक लेबरर, जो डेली वेज लेबरर होते हैं जिनको आप कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोहम्मद नवीद, मॉल टाउन के करीब इलाके में वो रहते थे। उसने, अहमद ने वालिदैन से जूते मांगे, तो जब उसने जूते मांगे तो वालिदैन ने कहा बेटा हम नहीं कर सकते, तो उस बच्चे ने अपनी जान ले ली और वो DHQ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया क्रिटिकल कंडीशन में, और मौके पे फिर डेड प्रोनाउंस कर गया। ये शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर वक़ूआ हुआ है। ये कोई ऐसा इलाका गैर नहीं है जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। बलूचिस्तान की हम बात करते हैं, KP की बात करते हैं, फाटा एरियाज़ की बात करते हैं, इंटीरियर सिंध की बात करते हैं, जो वहाँ पे गुर्बत, मसाइल, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन ये मैंने आपको लाहौर शहर का वाक़या सुना है। तो गुर्बत इस लेवल पे पहुँच गया है, गुर्बत इस लेवल पे पहुँच गई है कि वर्ल्ड बैंक ने अपने नई रिपोर्ट जारी की, और मैं चाहता हूँ मैं आपके सामने रखूँ। ये जो पॉवर्टी हेड काउंट है पाकिस्तान में, वो 44.7% है, यानी लगभग 45%, आधे से थोड़ा सा कम। 10 करोड़ 80 लाख लोग पाकिस्तान में गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उनको आप क्लासीफाई एज पोर करेंगे। ये 24 से 25 के फिस्कल ईयर का उन्होंने डाटा निकाला है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने अभी एडजस्टमेंट की, दुनिया के अंदर जो परचेज पावर है वो कम हो गई है। यानी कि पहले अगर 100 रुपये में 10 चीज़ें आती थी, आज 100 रुपये में 5 चीज़ें आती हैं। जो थ्रेशोल्ड उन्होंने सेट किया, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पॉवर्टी और पॉवर्टी से नीचे वाले लोग वो हैं जो $4.2 दिन का कमाते हैं। $4.2, 285 के डॉलर रेट बनता है 1200 रुपये लगभग। तो आपकी 44.7% ऑफ द पॉपुलेशन 1200 रुपये तकरीबन नहीं बना पा रही। उनके जो वर्किंग हैंड्स हैं वो 1200 नहीं बना पा रहे। यानी कि अगर एक घर में 6 बच्चे हैं और उनके 2 वालिद और वालदा दोनों हयात हैं, तो वालिद और वालदा इकट्ठे होके 1200 ईच नहीं कमा पा रहे। जो ये आपका बजट आ रहा है, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एड्रेस करनी है वो ये है, गरीबी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसने एड्रेस करनी है एग्रीकल्चर, जहाँ पे मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट होती है। जो पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस रही है बजट्स की और सरकार की, तो इसमें तो हमने मार ही खाई है। तो इस बजट से भी मैंने कोई इतनी उम्मीद नहीं रखी हुई। वल्लाही कोई सरकार बहुत बड़ा छक्का मार दे सो मार दे, लेकिन लग ये नहीं रहा, क्योंकि IMF की शराइत सख्त दर सख्त हो ही जा रही है। जहाँ पे हमें इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई मिल रही है हमारी एयरफोर्स और मिलिट्री की आला परफॉर्मेंस है, वहाँ पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इवन जो हम मिनरल्स बिल लेके आए थे, उससे भी कोई मेजर अफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं बना। अगर इसी साथ साथ हम बात करें कि एक मुल्क जिसकी 45% आवाम पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो वहाँ के नेशनल असेंबली स्पीकर और सेनेट की चेयरमैन की तनख्वाह जो है वो 500% बढ़ा दी गई है। ये अप्रूव हो गया है। पहले जो तनख्वाह उनकी होती थी तकरीबन 2,05,000 रुपये, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 1.3 मिलियन, 13 लाख रुपए माहवार पे। ठीक है, ये 2 ही बंदे हैं, लेकिन ये सोच आपको नज़र आती है कि जहाँ पे अवाम भूख नंग से मर रही है, वहाँ पे हमारी जो अशराफिया है, जो सियासी क्लास है, जो मिलिट्री क्लास है, जुडिशल क्लास है, वो पर्क्स बढ़ाई जा रहे हैं। जो मैंने आपको ये वर्ल्ड बैंक का डाटा दिया है, इसको आप अपने दिमाग में रखें और पिछले 1.5 साल में आप देखें क्या इंक्रीमेंट हुआ है सरकारी अफसरान का, जुडिशल ऑफिसर्स का और मिलिट्री पर्सनल का। इस दफ़ा सरकार ने 18% बजट फ़ौज का भी बढ़ाया है। बजट आने पे पता चलेगा वो पैसे किस तरह मुख्तस हुए हैं और किस चीज़ को कहाँ लगाया जा रहा है, फिर हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि वो दुरुस्त है कि नहीं। लेकिन अवामुन्नास पे क्या पैसा खर्च होना है, वो हमने एक पिछली वीडियो में आपको कवर किया था, जहाँ पे हमने फेडरल बजट की बात की थी कि 1000 अरब के डेवलपमेंटल बजट में से कितना पैसा अवाम पे लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, तो मेरा नहीं ख्याल है हम कह सकते हैं कि बजट से कोई मेजर रिलीफ हमें आनी है।
आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। पीटीआई की तरफ थोड़ी सी आते हैं खबर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको आगाह करें पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या हो रहा है। पीटीआई ने अब तकरीबन फैसला कर लिया है कि अब वो मफामत वाली साइड पे नहीं जाएंगे। वो अपने आप को बिल्कुल तैयार कर रहे हैं एक प्रोटेस्ट और एक तहरीक चलाने के मोड में। इनफैक्ट जो प्रेशर इस वक्त केपीके के अंदर डला हुआ है वो नज़र आ रहा है अली मीन गंडापुर पे, क्योंकि अली मीन गंडापुर मफामत वाले ग्रोह को लीड करते थे, तो उनको अब साइडलाइन किया जा रहा है। अलीमा खान साहिबा बिल्कुल फोरफ्रंट पे आके पॉलिटिक्स में अब तकरीबन आ चुकी हैं और वो मफामत में और इमरान खान की राय को सिक्योर करने में सिर्फ इंटरेस्टेड है। इकॉनमी की हालत आपके सामने है, बजट के ऊपर हमें उम्मीद नहीं है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो मफामत को ख़त्म करके अब प्रोटेस्ट की तरफ जाना चाह रही है। हम आपको तकरीबन अब 1 साल से वार्न कर रहे हैं। आप हमारी पुरानी पॉडकास्ट उठा लें, जितने भी ये पंडित थे टीवी के ऊपर, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि जी इकोनॉमी अब पलटेगी, अब पलटेगी। हमने आपको तभी कहा था कि 2026 से पहले कुछ नहीं होना, भूल जाओ, पैसे बचाओ, फिस्कल ऑस्टेरिटी को इस्तेमाल करो। हम आपको बार बार कहते, क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर कोई करंट नज़र ही नहीं आ रहा था। इवन जब हम बहस करते थे स्टॉक मार्केट की, तो हम आपको ये बताते कि ये एक फिक्स्ड गेम है, चंद लोग हैं वही आपस में खेल रहे हैं, इसमें एक्चुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही। ठीक है, हमने जो मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू की उसने बताया कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म वेल करते हैं, जो अंडर वैल्यूड होते हैं, पैसा रशन करता है, पर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ एक्चुअली जॉब्स क्रिएट नहीं करती। स्टॉक मार्केट की ग्रोथ एक्चुअली अलाउ नहीं करती कि आपकी अवाम और आपकी इकॉनमी उस तरह ग्रो करे। ये वही फार्मूला है जो हमने पहले रियल एस्टेट पे लगाया था कि आप एक रिटेल इकॉनमी बना दें, दुनिया भर का पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं बेसिकली, बाकी तो कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा डायरेक्टली, और अपनी इकॉनमी को फ़र्जी तौर पे चलाएं। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। दर हकीकत जब तक आप एक एक्सपोर्ट नेशन नहीं बनेंगे, आपकी इकॉनमी ऑपरेट नहीं कर सकती। और जिस चीज़ में हम एक्सपोर्ट नेशन बन सकते हैं, एग्रीकल्चर, उसकी तबाही में हमने सर धड़ की बाजी लगाई हुई है। अब ईद के ऊपर एक शो आपने देखा होगा, हर जगह इंतहाई वायरल हो गया, टिकटॉक पर से क्लिप्स मिल रहे हैं, जो ताबिश हाशमी साहब जो हंसना मना करते हैं, उन्होंने एक आर्मी की प्लेटून के साथ शो किया था। शो तो काफ़ी फ़नी था, मैंने देखा था, तो आर्मी वालों के भी कमबैक्स बड़े अच्छे थे, ताबिश भाई के जोक्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें एक जुमला था जो मैंने सुन के मैं हैरान हो गया कि इस पर सारे हंस रहे हैं। ताबिश भाई ने शो शुरू किया तो उन्होंने जुमला फरमाया कि मैं आज फ़ौज के बीच में मौजूद हूँ अपनी मर्ज़ी से, और इसमें सब हंसना शुरू हो गए। ज़ाहिर है हमारी अवाम में एक मजाक है कि जी काला वीगो आ जाएगा, हमारे कमेंट सेक्शन से अक्सर भरा होता है, और एक तसव्वुर ये है कि फ़ौज जो है वो लोगों को उठाती है। अब फ़ौज ने सारी उम्र अपनी इमेज के ऊपर पैसे खर्च किए हैं, और फ़ौज का इमेज मुकद्दस होना बहुत ज़रूरी है, कि नेशन स्टेट को स्ट्रॉन्ग होना है। लेकिन अब अगर फ़ौज ही बैठ के ऐसे जुमलों पे हंसेगी, बात करेगी, तो जो थोड़ा बहुत डगोसला था वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दर हकीकत ये हमारे मुआशरे की अकल और उनकी सोच का एक इमेज दिखाती है आपको कि हम इतने ट्रॉमाटाइज हो गए हैं कि जो इदारे हमें ट्रॉमाटाइज कर रहे थे उन्हीं के साथ बैठ के हम हंसते हैं, खेलते हैं। यानी कि एक बंदे ने मुझे किडनैप किया हुआ है और अब इतनी देर हो गई है किडनैप हुए कि मुझे उस शख्स से ही मोहब्बत हो गई है। इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। मैं हैरान था कि ये शो सरेआम चला, जियो की एडिट टीम ने उसको एडिट नहीं किया। ज़ाहिर है आर्मी का एक प्रोपेगेंडा प्रेजेंट हो रहा है, पोस्ट वॉर एक विनिंग फौज का प्रोपेगेंडा प्रेजेंट हो रहा है, तो उसके अंदर ये बात हो रही है। ये हैरान कुन थी मेरे लिए। ये हैरान कुन इसलिए भी थी क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि हमारा मुआशरा ज़हनी तौर पे यहाँ पहुँच गया है, लेकिन दर हकीकत यहाँ पहुँच गया है। इसलिए शायद जब पीटीआई धरना करती है तो उसमें लोग उसका शामिल नहीं होते, क्योंकि हमें ये ज़िंदगी की आदत हो गई है कि एक हाकिम है जो दबाता है। अब हाकिम की शक्ल बदल जाती है, कभी वो को बहुत ताकतवर पॉलिटिकल लीडर हो जाता है, कभी को वो बहुत बड़ा चीफ जस्टिस हो जाता है, कभी कोई वो बहुत बड़ा मिलिट्री डिक्टेटर हो जाता है। लेकिन हमें हाकिम की आदत हो गई है, यानी कि हमें लाठी की आदत पड़ गई है, और ये ख़तरनाक बात है। क्यों ख़तरनाक बात है? मैं आपको मिसाल दूंगा अमेरिका की। लॉस एंजलिस शहर में पिछले कुछ दिनों से बहुत
बड़े पैमाने पे दंगा फसाद चल रहा है। वो दंगा फसाद क्यों चल रहा है? वहाँ पे एक महकमा आइस जो इलीगल इमिग्रेंट्स को उठाता है और उनको वापस उनके मुल्क भेज देता है। पूरे अमेरिका में वो डिफरेंट जगहों पे रेड डाल रहे हैं, बंदे उठा रहे हैं। और ट्रंप की इलेक्शन की एक बहुत बड़ी दास्तान थी कि हम इन लोगों को अपने मुल्क से निकालेंगे जो इलीगली आए हुए। ट्रंप आते साथ उसने ये काम शुरू किया। जब वो लॉस एंजलिस से पहुंचा तो लटीनो कम्युनिटी जो बॉर्डर शेयर करती है मैक्सिको वगैरह के साथ, लॉस एंजलिस काफ़ी करीबी है उस वजह से, उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया। तो उनकी कम्युनिटीज़ ने बाहर आके पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था होगी, पुलिस की गाड़ियां जलाई, तोड़ फोड़ की। पुलिस इस नहज पे आ गई, उन्होंने रबर बुलेट, टीयर गैस मारना शुरू कर दिए। ये जो अपना लाहौर शहर और इस्लामाबाद में हो रहा होता है। मामलात इतने बिगड़ गए कि ट्रंप ने नेशनल गार्ड, जो उनकी आप समझे इंटरनल रेंजर्स टाइप सिचुएशन है कि इंटरनल सिक्योरिटी संभालने के लिए, उनको डिप्लॉय कर दिया, जिससे मामला और बिगड़ गया। इसके ऊपर बहुत तनाव पैदा हो गया। जो डेमोक्रेटिक गवर्नर है कैलिफोर्निया का और जो मेयर हैं लॉस एंजलिस जो डेमोक्रेटिक हैं, उन्होंने कहा कि हम ट्रंप को सू करेंगे। इसके ऊपर यूएन ने भी बात की कि मज़ीद इस कॉन्फ्लिक्ट को मिलिटराइज नहीं करना चाहिए, यानी कि वहाँ पे और फौज नहीं प्रेजेंट करनी चाहिए। लगभग 500 मरीन्स भी उन्होंने वहाँ पे उतार दिए। जब आप ओप्रेस करते हैं, जब आप पॉलिसी लेके आते हैं जो अवामुन नास नहीं एक्सेप्ट करती, तो ये रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन दुनिया भर में आपको छोटे छोटे पैमाने पे नज़र आ रहा है। इस वक्त इंडिया की सिचुएशन ये है कि जहाँ पे वो रुख करते हैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, उनको वहाँ से चपेटें रिसीव होती हैं इस जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब इंटरनली वो अपने ही लोगों में गैल्वनाइज करने की कोशिश करते हैं सपोर्ट, तो उनको वहाँ से भी चपेटें पड़ती हैं। जैसे ही दिन गुजरते जा रहे हैं जंग को, मज़ीद फैक्ट सामने आए जा रहे हैं, मज़ीद लॉसेस पता चल रही हैं, मज़ीद इंटरनेशनल इंसल्ट पता चल रही है। तो बॉटम लाइन क्या है कि जब आप एक पॉलिसी बनाते हैं तो आपने पॉलिसी में देखना होता है कि अवामुन नास का बेनिफिट हो रहा हो, तभी तो वो अवामुन नास को एक्सेप्ट करेगी। एग्रीकल्चर पाकिस्तान गवर्नमेंट तबाह कर रही है, हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान गवर्नमेंट तबाह कर रही है, बिजली हमें महंगी मिल रही है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अवाम कैसे मोहब्बत शो करेगी? वो तभी कर सकती है कि जब हम सब स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हो जाए। एक फ्लोटिला निकली थी इटली से गाज़ा के लिए, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग एक मशहूर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट शामिल थी, जो कहती थी कि मैं ब्लॉकेड तोड़ के गाज़ा के लोगों को एड पहुंचाऊंगी। वो निहत्ते लोग थे, कोई उनके पास वेपन नहीं थे, बच्चे ज़्यादातर, तो मैं ये कहूँगा। उन सब को इंटरनेशनल वाटर में से अगवा कर लिया गया है आईडीएफ की तरफ से, इंटरनेशनल वाटर से। ये 2025 में हो रहा है। जिस तरह पायरेट्स नहीं होते, हमने सोमाली पायरेट्स सुने थे, वो बड़ी मशहूर लाइन है, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप नाउ। उस स्टाइल में आईडीएफ आई, उन्होंने बैटरिंग रैम्स मारे बोर्ड की वेसल और उनको किडनैप कर लिया। अभी वो एक इजरायली पोर्ट के अंदर है और उनका कोई बयान जारी नहीं हो रहा, दुनिया चुप करके देख रही है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन रियलिटी तो ये है कि किसी नेशन स्टेट ने ये बहादुरी नहीं दिखाई इसराइल के ख़िलाफ़, मासवाए हम कहेंगे ईरान के। पाकिस्तान की भी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी इसके अंदर। तो उन बच्चों ने ये दिखाई और वहाँ पहुँचे, इजराइल ने इस बर्बरियत के साथ उनको डील किया। ओवरऑल अगर हम सिचुएशन और पोजीशन देखें, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे बजट में अवामुन नास के लिए रिलीफ हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम रादर दैन अपने अशराफिया क्लास को केटर करने के लिए, जो अपनी जेबें लाइन करने के लिए पॉलिसीज़ बनवाते हैं, अवाम के लिए पॉलिसीज़ बनवाएं। जो एजुकेशन के साथ जलालत होनी है बजट में, वो आपके सामने होगा, वो इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ओवरऑल रियलिटी ये है कि मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है। एक झूठा फर्जी प्रोपेगेंडा आपको दिया जा रहा है कि महंगाई की रेखा कम हो गई है, वो कम नहीं हुई। जब एक महंगाई का परसेंटेज दिया जाता है लाइक 5%, तो इसका मतलब है कि अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो वो 5% बढ़ गई है। पिछले साल वो 30% बढ़ी होती है, तो इस साल 5% शो कराए हो, कहते हैं देखिए पिछले साल 30% थी, इस साल 5% है, तो महंगाई कम हो गई है। ये झूठ है। दर हकीकत पाकिस्तान में हर साल महंगाई इंक्रीज़ कर रही है। हमारे यहाँ सुसाइड, डिप्रेशन आम हो जा रहा है, मंशियात का यूज़ आम हो जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोगों के लिए नौकरियां नहीं पैदा कर पा रहे। अमीर अमीर हो ही जा रहा है। ये जो हमारी 400 बिलियन की इकॉनमी बताई जा रही है वाइट, और 400 बिलियन ही हमारा ब्लैक बताया जा रहा है, ये मेजॉरिटी इकॉनमी 2% पाकिस्तान ओन करता है, बाकी 98% कहाँ जाएगा? आज नहीं तो कल किसी सियासी लीडर के पीछे खड़े होकर ये रिबेल तो ज़रूर करेंगे।
इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैरी एंटवानेट की तरह ये ना कह दिया जाए जब डबरोटी की मांगों के लेट देम ईट केक, तब ये कहा जाए कि हम आवाम की सर्विस कैसे कर सकते हैं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।